तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था वैधता का संकट, जिसमें हमने वैधता के संकट के विभिन्न लक्षणों की बात हम पिछली कक्षा में कर रहे थे कि वैधता का संकट किस प्रकार से उत्पन्न होता है और उसके महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। वैधता के संकट को उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं उसके बारे में हम देख रहे थे कि नए विचार, मूल्य और विश्वास वाले संगठित समूह जो होते हैं, जो पुराने परंपरागत तरीके से जो मूल्य वाले समूह होते हैं उनमें आपस में टकराव होता है, और पुराने विचारों वाले, पुराने विश्वास वाले जो संगठित समूह होते हैं वो इन्हें अवसर नहीं देते आगे आने का। तो अब इनमें क्या होता है, टकराव की स्थिति आती है, और टकराव की स्थिति आने के कारण जो नए विचार मूल्य वाले संगठित समूह हैं वो परंपरागत रूप से पुराने जो समूह संगठित हो रखे हैं उन्हें जो है वो ऊपर आने का मौका नहीं देते पुराने वाले। तो अब ये क्या करते हैं, ये उनके विचारों को जो है नहीं मानते, और इस प्रकार वैधता का संकट जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है कि पुराने मान्यताएं, विश्वास में ये नए संगठित समूह जो होते हैं वो उन्हें नहीं मानते, और इस प्रकार जन असंतोष उत्पन्न हो जाता है और शासन में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार नए विचार, मूल्य और विश्वास वाले संगठित समूह क्या करते हैं, पुराने जो विश्वास वाले संगठित समूह हैं उनके मान्यताओं को नहीं मानते, और नहीं मानने से क्या हो जाता है, वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। अगला है नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता की चुनौती। तो देखिए, नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। तो देखिए, नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। तो देखिए, नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती इस प्रकार से होती है, जो नए संगठित समूह होते हैं, ये नए संगठित समूह क्या करते हैं, ये पुराने संगठित समूह की मान्यताओं को नहीं मानते, और इस प्रकार वैधता का संकट उत्पन्न होने के कारण एक नई राज व्यवस्था का जन्म होता है, और एक नई राज व्यवस्था जो होती है वो स्थापित होती है, क्योंकि पुराने विश्वास, मूल्य, मान्यताएं धराशायी हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए विचार, नए विश्वास वाले संगठित समूह जो होते हैं वो उठ खड़े होते हैं, और जन स्वीकृति प्राप्त करके वो नई राज व्यवस्था का जन्म करते हैं, और नई राज व्यवस्था जो होती है वो स्थापित होती है। तो नई राज व्यवस्था के विचार, मूल्य, विश्वास जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और वो औचित्यपूर्णता को क्या करते हैं, औचित्यपूर्णता इस प्रकार संकट में आ जाती है। तो देखिए, प्रत्येक जो राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं तो उसमें नई स्थापित राज्य व्यवस्था के लिए संकट जो होते हैं वो खड़े होते हैं। किस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो नई राज्य व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की चुनौती मिलती है कि नई राज्य व्यवस्था जो स्थापित होती है, जिस प्रकार से जन सहमति की बात करते हैं, तो जन सहमति को प्राप्त करने में भी राज्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण चुनौती प्राप्त होती है। इसी प्रकार से विश्वास, मूल्य, परंपराएं जो नई राज्य व्यवस्था अपने साथ लाती है, तो इनमें भी क्या होते हैं, औचित्यपूर्णता के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती जो होती है वो होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक नई राज्य व्यवस्था जो होती है वो
परंपरागत समूहों के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है और परंपरागत समूह शक्तिशाली होते हैं और शक्तिशाली होने के कारण नई राज व्यवस्था के साथ में संघर्षरत रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को महत्वपूर्ण चुनौतियां जो होती है, किस प्रकार परंपरागत समूह जो कि शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली अपना वर्चस्व रखते हैं, उसके बावजूद भी नए विचार, नए संगठित समूह जो होते हैं, वो नए संगठित समूह उनके लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से शासन में संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है और शासन में स्थायित्व नहीं आ पाता। इस प्रकार शासन के सामने स्थायित्व के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहता है। तो ये नई राज्य व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि कभी भी शासन में विद्रोह हो सकता है, कभी भी शासन जो होता है वो शासन अस्थायित्व में आ जाता है। तो देखिए, नई राज्य व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती हमने देखी। फिर है किस प्रकार जो है अनेक बार जन सहयोग सहमति किसी भी नई राज्य व्यवस्था की स्थापना जो होती है, कुछ समय बाद लेकिन ये अनुभव किया जाता है तो नई राज्य व्यवस्था जो होती है वो जन आकांक्षाओं की चुनौती पर खरी नहीं उतरती है। तो देखिए, नई राज्य व्यवस्था में नए विचार, नए मूल्य, नए विश्वास होते हैं जो कि परंपरागत रूप से जो पुराने विश्वास, मूल्य, आदर्श हैं उनको बिल्कुल अलग करके ये नए संगठित समूह जो होते हैं वो नई राज्य व्यवस्था का सृजन करते हैं। तो लेकिन नई राज्य व्यवस्था जो निर्मित होती है वो जन आकांक्षाओं पर जैसे समय आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि जन आकांक्षाओं पर ये खरी नहीं उतरती और खरी नहीं उतरने के कारण सत्ता में फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और ये अस्थायित्व को लाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं नई राज्य व्यवस्था के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं कि जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने के बावजूद भी क्या होता है, लोगों का इसके प्रति विश्वास उठ जाता है और फिर सरकार जो होती है, शासन जो होता है वो शासन में स्थायित्व नहीं रह पाता और शासन कभी भी जो होता है शासन पर परिवर्तन के जो बादल हमेशा मंडराते रहते हैं और शासन कभी भी अस्थायित्व अर्थात शासन कभी भी परिवर्तित हो सकता है। तो इस प्रकार ये किसी भी राज्य व्यवस्था के सामने अस्थायित्व की समस्या खड़ी कर देती है नई राज्य व्यवस्था। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, किसी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना। तो देखिए, किसी भी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में कमी आना, किसी भी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना। तो देखिए, किसी भी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना भी वैधता का प्रमुख संकट उत्पन्न करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो अपना शासन जो होता है वो प्रभावपूर्ण तरीके से जो अपना शासन कार्य करती है और शासन जो होता है वैधता से युक्त होने के कारण शासन लंबे समय तक स्थायी रूप से चल रहा होता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा बदलाव आता है या ऐसा कुछ परिवर्तन होता है या शासन में हम कह सकते हैं कि निरंकुश शक्तियों का उदय होता है या कुछ ऐसी शासन जो होता है जनता की अनदेखी करता है, ऐसे नियम, ऐसी नीतियां बनाता है जो कि जनता के हित के विरुद्ध होती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिससे राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में क्या होती है, लगातार कमी आती है और शासन धीरे धीरे अपनी जो साख है वो खोने लगता है और धीरे धीरे शासन जो होता है
अपनी साख खोने के कारण अपना प्रभाव धीरे धीरे खो बैठता है और शासन में हम देखते हैं कि फिर से स्थायित्व वाली स्थिति नहीं रह पाती। शासन में कभी भी अस्थायित्व आ सकता है। तो किसी भी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आने से वैधता का संकट उत्पन्न होता है। वैधता उससे बिल्कुल वो शासन वैधता से रहित हो जाता है और आने वाले समय में फिर से सत्ता परिवर्तन होता है और फिर वैधता का संकट उत्पन्न होने के कारण शासन कभी भी परिवर्तित हो सकता है। शासन में स्थायित्व की जो है भावना अर्थात शासन में स्थायित्व नहीं आ पाता। तो ये किसी भी राज्य व्यवस्था के सामने महत्वपूर्ण चुनौती जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अपना प्रभाव जो वो खो देती है। तो कोई भी राज्य व्यवस्था अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरा करने में यदि नहीं कर पाती तो उसकी प्रभावशीलता में धीरे धीरे कमी आती है और फिर वैधता का संकट खड़ा हो पाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम साम्यवादी गुट की बात करते हैं कि साम्यवादी गुट ने किस प्रकार से जो है अपना महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया और पूरे विश्व में साम्यवाद को फैलाने का उन्होंने बीड़ा उठाया। लेकिन फिर 1990-91 में हम देखते हैं धीरे धीरे साम्यवाद धाराशायी होता गया और साम्यवाद का गढ़ सोवियत रूस जो था वो भी उसका गढ़ जो है वहां से भी साम्यवाद तितर बितर हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में धीरे धीरे कमी जब आती है, जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो नहीं कर पाती, उसमें अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने की जो कमी देखने को मिलती है और इस प्रकार से वैधता का संकट फिर क्या हो पाता है, उत्पन्न हो पाता है। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा कि वैधता का संकट किन उसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं, किन कारणों से जो वैधता का संकट उत्पन्न होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं अगला हमारा है औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय। तो देखिए औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय, जिससे कि औचित्य पूर्णता वैधता शासन में स्थायित्व ले आए और शासन में स्थायी रूप से बनी रहेगी, तभी शासन में क्या आएगा, स्थायित्व आएगा। तो देखिए हम देखते हैं औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय। ये औचित्य पूर्णता किस प्रकार से किसी भी राज्य व्यवस्था में स्थिर रूप से बनी रहे जिससे कि शासन में स्थायित्व आए। तो देखिए औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय। तो हम देखते हैं किस प्रकार से औचित्य पूर्णता टिकी रह सकती है जिससे कि शासन स्थायी बना रहे। तो देखिए औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय हम देखते हैं। पहला है नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। पहला पॉइंट है नए विचारों एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। तो देखिए औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के लिए सबसे पहला उपाय है कि नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। जैसा कि हमने वैधता के संकट में देखा कि नए विचार और नए विश्वास किस प्रकार से जो शासन में अस्थायित्व ले आते हैं
और शासन में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना होता है ताकि जो नए विचार हैं उन नए विचारों का पुराने प्राचीन जो भी विचार हैं, परंपराएं हैं, मूल्य विश्वास है, उनके साथ साथ सामंजस्य बिठाया जाए, तालमेल बिठाया जाए, ताकि वैधता जो है बनी रहे और वैधता को स्थिर रखा जा सके, जिससे शासन स्थायी हो सके। तो देखिए, नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित किया जाए और ऐसे जो भी परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तन अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन इन नए विचारों में परिवर्तन की मांग जो होती है, पुराने विचारों में यदि टकराहट होती है, तो नए विचार और पुराने विचारों में जब टकराहट होती है तो उस टकराहट से राज्य व्यवस्था में वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए नए विचार और पुराने विचारों के साथ सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए, ताकि नए विचार जो हैं वो पुराने विचारों के साथ में अपना तालमेल बिठाएं, अर्थात पुराने विचार इन नए विचारों को बिल्कुल भी खारिज नहीं करें, इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपने साथ लें, उनको समाहित करते हुए आगे बढ़े, जिससे कि राज्य व्यवस्था में औचित्यपूर्णता बनी रहे। और औचित्यपूर्णता बनी रहेगी तो शासन में स्थायित्व अपने आप ही आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन। तो देखिए, संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन। अगला है संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन। तो देखिए, किसी भी राज्य व्यवस्था में जो संविधान जो होता है वो संविधान लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें शासन किस प्रकार से किया जाए, शासन की शक्तियां, शासन के कार्य, शासन के अधिकार, सबका विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से वर्णन संविधान में होता है। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कि सत्ता में किस प्रकार से नियम और आदेश दिए जाएं और जो भी अधिकारी हैं उनकी शक्तियां सब लिखित होती हैं। तो शासक और शासित में जन सहमति जो होता है वो संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा आती है, क्योंकि संविधान जो कि एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें शासन की सारी शक्तियां नियंत्रित और मर्यादित होती हैं, क्योंकि शासन की शक्तियों के बारे में, शासन किस प्रकार से संचालित किया जाए, वो सब संविधान में वर्णित होता है। और शासक और शासित के बीच में जो संवैधानिक व्यवस्था जो होती है वो संवैधानिक व्यवस्था जन सहमति, जन स्वीकृति का प्रमुख आधार होती है, क्योंकि जब शासन सीमित, नियंत्रित और मर्यादित होगा, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होगा, जब जनता को ये लगेगा कि शासन निरंकुश नहीं है, शासन किसी की मनमानी नहीं है, किसी की मनमर्जी नहीं है, और शासन जो है वो शासन जन सहमति, जन स्वीकृति पर आधारित है, क्योंकि शासन लिखित नियमों के अनुरूप है, किसी निरंकुश शक्ति के द्वारा शासन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन जो किया जाता है किसी भी राज्य व्यवस्था के द्वारा, तो वो औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने की बात करता है। जैसा कि हम कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन औचित्यता को क्या करता है? स्थिर रखता है। तो देखिए, इस प्रकार से किसी भी राज्य व्यवस्था को औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाती है जब इस प्रकार की संवैधानिक सहमति शासन में होती है। अगला है
राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना। तो देखिए राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, इसकी बात हम करते हैं। राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना, हम इसकी बात करते हैं। किस प्रकार से राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाया जा सकता है। तो देखिए राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना, अगला पॉइंट है राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना। तो देखिए राज्य व्यवस्था उपयोगी जब बनी रहेगी जब नागरिकों को स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार दिया जाए, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, जीवन की सुरक्षा की गारंटी, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, और इसी प्रकार से निष्पक्ष न्याय की बात हम करते हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार एवं सुरक्षा, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, जन कल्याणकारी कार्य जो कि शासन के द्वारा किए जाए। तो देखिए किसी भी राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी जाए कि वो उस राज्य व्यवस्था में क्यों रह रहा है, क्योंकि इसका जीवन सुरक्षित है, उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, उसकी संपत्ति सुरक्षित है। इसीलिए ही वो उस राज्य व्यवस्था में अपनी जन सहमति, अपनी जन स्वीकृति वैधता के रूप में क्या करता है, प्रकट करता है। तो देखिए इसलिए किसी भी राज्य व्यवस्था में जो शासन को जन सहमति, जन स्वीकृति जो मिलती है वैधता के द्वारा ही मिलती है। तो सबसे प्रमुख बात है कि शासन को उपयोगी बनाए रखने के लिए शासन को व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार उसे प्राप्त होना चाहिए, उसकी सुरक्षा की गारंटी वो दे। इसके साथ ही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, कि जो न्याय व्यवस्था होगी निष्पक्ष होगी, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करेगी। न्यायिक व्यवस्था, ये गारंटी व्यक्ति को दी जानी चाहिए कि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, सभी न्याय व्यवस्था के सामने सभी लोग समान हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय व्यवस्था अपना कार्य करेगी। अगला है शासन जन कल्याणकारी कार्यों पर आधारित हो, शासन लोक कल्याण के कार्य करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शासन जन कल्याणकारी कार्यों पर आधारित होने चाहिए और शासन को ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि लोक कल्याण से संबंधित हो। तो वर्तमान हम राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है, जिसमें राज्य के पास में कार्य ही कार्य है, क्योंकि राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों को करता है। जिस प्रकार से वह रोजगार के अवसर व्यक्ति को दिलाता है, व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप है, राज्य व्यक्ति को चिकित्सा की सारी सुविधाएं प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को देता है। तो इस प्रकार जन कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य शासन द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे शासन क्या है, उपयोगी रहे। तो तभी शासन में वैधता स्थापित होगी। अगला पॉइंट है लोकतंत्र तांत्रिक राज व्यवस्था के प्रसंग में विशिष्ट उपाय। तो देखिए लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के प्रसंग में विशिष्ट उपाय। अगला है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के संदर्भ में विशिष्ट उपाय।
तो देखिए, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के संदर्भ विशिष्ट उपाय किस प्रकार से किए जाएं कि वर्तमान में हम देखते हैं कि सभी जगह उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है, जिसमें शासन का प्रमुख आधार क्या है? जन सहमति। अर्थात शासन जनमत पर आधारित होता है और समय समय पर जो शासन को आम चुनाव आयोजित करवाने चाहिए, क्योंकि आम चुनावों के द्वारा ही सरकार क्या होगी? निर्वाचित होगी। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं सभी जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिखाई देती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? निर्वाचन। जिस प्रकार से हम राजतंत्र में देखते हैं कि राजतंत्र शासन प्रणाली में जो शासन का अध्यक्ष है वो किस प्रकार से होता है? वो परंपरागत तरीके से वो अपना उसका स्रोत होता है, सत्ता का स्रोत, परंपरागत रूप से उसे सत्ता प्राप्त होती है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं वो महत्वपूर्ण आधार होते हैं लोगों को चुनने का, और लोग निर्वाचित होते हैं, क्योंकि शासन का जो प्रमुख अध्यक्ष है वो भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। और शासन में किसी भी प्रकार से परंपरागत स्रोत इसमें नहीं होता। इसमें शासन का आधार निर्वाचन होता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर क्या करती है? भेजती है और सरकार बनाती है। तो देखिए, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के संदर्भ में विशिष्ट उपाय यह है कि समय समय पर राजनीतिक व्यवस्था में आम चुनाव करवाने चाहिए, जिससे आम चुनावों के द्वारा सरकार निष्पक्ष रूप से जो है निर्वाचित हो सके। और निर्वाचित सरकार ही क्या करेगी? निर्वाचित सरकार शासन का प्रमुख आधार जन सहमति और जन स्वीकृति पर आधारित हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है चुनाव है वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन चुनावों के द्वारा समय समय पर जो है चुनाव होने चाहिए। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र आम चुनावों में शासन की नीतियों के बारे में जनता की सहमति प्राप्त होती है और जनमत का निर्माण होता है। तो देखिए, आम चुनावों के द्वारा शासन की नीतियों पर जन सहमति स्थापित होती है और जन सहमति स्थापित होकर हम देखते हैं किस प्रकार से जनमत का निर्माण होता है कि शासन किस प्रकार उसे स्वीकृति प्राप्त होती है। तो चुनावों में हम देखते हैं जनमत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और सरकार जनमत के आधार पर ही निर्वाचित होकर क्या करती है? सरकार बनाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औचित्यपूर्णता के संकट की हमने बात करी कि किस प्रकार से औचित्यपूर्णता के संकट अर्थात वैधता को प्रभावित करने वाले, उसको संकट में डालने के प्रमुख कारणों की चर्चा हमने की। उसके बाद में हमने देखा वैधता को स्थिर रखने के उपाय। तो देखिए, इस प्रकार से इन साधनों के द्वारा हम वैधता को क्या कर सकते हैं? स्थित रख सकते हैं और शासन में निरंतरता बनी रहती है और शासन में स्थायित्व आता है। तो इस प्रकार से जो शासन में अस्थायित्व का जो खतरा हमेशा मंडराता रहता है वो खत्म हो जाता है और वैधता के कारण, ये उपाय करने के कारण शासन में वैधता स्थिर रहती है, जिससे शासन में स्थायित्व आता है। तो देखिए, इसके बाद में हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता का क्या महत्व है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता का महत्व जो है बहुत ही, इसका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता का महत्व क्या है। तो देखिए, औचित्यपूर्णता के महत्व की हम बात करते हैं।
तो देखिए औचित्य पूर्णता का महत्व। देखिए किसी भी राज्य व्यवस्था में औचित्य पूर्णता अनिवार्य रूप से उसकी शर्त मानी जाती है कि किसी भी राज्य व्यवस्था में औचित्य पूर्णता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि औचित्य पूर्णता ही किसी भी शासन को स्थायित्व प्रदान करती है। तो देखिए हम इस प्रकार देखते हैं कि औचित्य पूर्णता जो है राज्य व्यवस्था का ऐसा गुण है जो शासक एवं शासित की दृष्टि में नैतिक मूल्यात्मक एवं विवेक संगत बनाता है। तो देखिए ये एक ऐसा आधार है जो शासक एवं शासितों की दृष्टि में यह एक ऐसा दृष्टिकोण है यह एक ऐसा दृष्टिकोण है यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शासक एवं यह एक ऐसा दृष्टिकोण है शासक एवं शासितों के बीच नैतिक शासक एवं शासितों की दृष्टि को नैतिक मूल्यात्मक एवं विवेक संगत बनाता है। तो देखिए औचित्य पूर्णता बहुत ही महत्व इसका है और ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शासक एवं शासितों की दृष्टि को नैतिक मूल्यात्मक एवं विवेक संगत बनाता है। तो देखिए शासक एवं शासितों के मध्य ये मूल्यों की बात करता है, विश्वासों की बात करता है, नैतिकता की बात करता है और इसे विवेक संगत बनाता है। देखिए औचित्य पूर्णता अपना बहुत ही महत्व रखती है क्योंकि ये शासन को स्थिर रखने में अपनी भूमिका अदा करती है कि शासन जो होता है वो वैधता के द्वारा ही स्थिर रह सकता है, क्योंकि वैधता नैतिकता मूल्य विश्वासों पर आधारित होती है। इस कारण से शासक और शासितों के बीच में ये एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा माध्यम है जो शासक और शासितों के बीच में जन सहमति जन स्वीकृति इसी के द्वारा जो प्राप्त होती है। देखिए औचित्य पूर्णता के द्वारा शासक और शासितों के मध्य नैतिकता मूल्य विश्वास परस्पर जो होते हैं उत्पन्न होते हैं और इसी कारण से जो शासन को जन सहमति जन स्वीकृति प्राप्त होती है और शासन जो होता है वो लंबे समय तक कार्य करता है और शासन में जो स्थायित्वता आती है वो इसी कारण आती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वैधता के द्वारा जो है शासन में गतिशीलता बनी रहती है और शासन में स्थायित्व इसी के कारण आता है।